नमस्कार, मैं डॉक्टर नम्रता शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज भैंसमा कोरबा से। अब आगे आज आप लोगों को मैं बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के यूनिट 1 के ही दूसरे पोर्शन को बता रही हूं। संसाधन पर्यावरण अंतर संबंध की। ये 4 चरणों में जो संसाधन का और पर्यावरण का क्या आपसी रिलेशन रहा, ये हम चूंकि संसाधन मानव से रिलेटेड है, इसलिए हम ये मानव के ही क्रियाकलापों को देखते हुए संसाधन और मानव का क्या अंतर संबंध रहा, उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला, आखेट और भोजन संग्रह काल, ये मानव का आखेट और भोजन संग्रह काल था। दूसरा, पशुपालन और पशुचारण काल। तीसरा, कृषि काल। और चौथा, विज्ञान तकनीकी के कारण औद्योगिक काल। ठीक है, अब आगे इसी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। आखेट काल में क्या था? जब मानव, आप देखते हैं कि जब मानव आदि मानव के रूप में था, तब प्रकृति और मानव के संबंध बहुत अच्छे थे, बहुत ही मधुर थे। कम जनसंख्या थी, प्रकृति द्वारा संतुलन था, अग्नि का आविष्कार उसी समय हुआ है और भूदृश्य में कोई परिवर्तन नहीं था। न मानव मकान बना रहा था, न मानव झोपड़ी बना रहा था। उस समय मानव गुफा मानव के रूप में जाना जाता है। दूसरा काल आता है पशुपालन और पशुचारण। मानव प्रकृति मधुर संबंध था। उस समय मानव प्रकृति का संबंध मधुर था। संपन्नता के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि हुई। आदि मानव पशुपालन करना सीख गया था और पशुओं को लेके जा रहा था। संपन्नता के साथ जनसंख्या वृद्धि हुई। प्रकृति द्वारा क्षतिपूर्ति कर ली जाती थी। थोड़ा बहुत प्रकृति को नुकसान पहुंचाता था, चाहे पशुचारण के रूप में हो या लकड़ी काटने के रूप में हो, तो वो प्रकृति द्वारा खुद ही खुद बैलेंस बना लिया जाता था। भूदृश्य में अभी भी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु संसाधनों का दोहन यहाँ से शुरू हो गया था। भूमि में वो कृषि कार्य थोड़ा बहुत करने लग गए थे, वन की लकड़ी का उपयोग करने लग गए थे। इस तरह से यहाँ से पशुपालन और पशुचारण काल से संसाधन दोहन शुरू हुआ। तीसरा है कृषि काल। कृषि काल में कृषि प्रारंभ हो गई थी, स्थायी निवास बनने लग गए थे, वस्तु विनिमय वाला युग शुरू हो चुका था, यातायात मार्गों का निर्माण होने लगा था। नदी घाटी सभ्यता इसी पीरियड की है, जब हम देखते हैं कि सभ्यता काल में हमको बीजों के रूप में अभी हमको वहां से प्राप्त होते हैं कि पुराने काल में यहाँ पे कृषि कार्य किया जाता। भूदृश्य में परिवर्तन, क्योंकि हम देखते हैं नदी घाटी सभ्यता में बहुत अच्छा नगर निवेश बनाया गया था, तो वो भूदृश्य में परिवर्तन, कृषि प्रधान क्षेत्र में ही जनसंख्या का घनत्व होने लग गया था, खास करके नदी घाटी क्षेत्रों में। मानव प्रकृति सहभागिता युग प्रारंभ हुआ था। स्थानीय स्तर पर संसाधन दोहन के कारण पर्यावरण असंतुलन, यहाँ से पर्यावरण असंतुलन शुरू हुआ, क्योंकि एक ही जगह पर जो मानव बस्तियां हैं वो ज्यादा जमा हो रही, वो उपयोग कर रहे हैं जंगल का, लकड़ी का, भूमि का, जल का, तो वहां के जो नेचुरल उसका ये था, जो प्राकृतिक रूप था, उसमें परिवर्तन लाने लगे। अब यहाँ इस कृषि काल के बाद अब हम आते हैं औद्योगिक काल में। औद्योगिक और तकनीकी का विकास हुआ, तीव्र गति से औद्योगिक और तकनीकी का विकास हुआ। ऊर्जा के साधनों का विकास हुआ। प्रदूषण और पर्यावरण अवनयन की तीव्र वृद्धि हुई। भौतिक संसाधनों में तेजी से कमी हुई। खनिज का उपयोग करने लग गए, ऊर्जा के संसाधनों का उपयोग करने लग गए। इस तरह से हम प्रदूषण तो फैलाने ही लग गए। पर्यावरण अवनयन, चाहे वो वायु हो, चाहे जल हो, चाहे मृदा हो, हम सब में प्रदूषण करने लग गए। तो पर्यावरण अवनयन की दर तेजी से वृद्धि होती गई है। भौतिक संसाधनों में तेजी से कमी आई।
संसाधनों का शोषण तेजी से शुरू हो गया। मानव पर्यावरण संबंध में तेजी से बिगाड़ आया। परिणाम स्वरूप हमको बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिले। अब ये दुष्परिणाम कौन कौन से थे? मानव और पर्यावरण अंतर संबंधों का जो परिणाम आया, प्रदूषण के रूप में, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव के रूप में तापमान बढ़ने लग गया, भूतापन के रूप में, ओजोन लेयर में क्षरण होने लग गया। हम बहुत देख रहे हैं, खूब एसी और फ्रिज की संख्या बढ़ती चली गई इस युग में। जलवायु परिवर्तन हो गया, बहुत कहीं कहीं अचानक तेज बारिश हो रही है, कहीं एकदम से सूखा पड़ रहा है। अम्ल वर्षा होने लगी, ये भी इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को मिलती है, जहां सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऊपर जाकर सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में पानी के साथ नीचे आ रही है। नई नई बीमारियों का प्रसार होने लग गया। हम जान रहे हैं कि कई बैक्टीरिया वायरस तेजी से फैलने लग गए। अनेक प्रजातियों का लुप्त होना भी हो गया। बहुत सारी प्रजातियां इस समय यहाँ के तापमान को या यहाँ का जलवायु परिवर्तन को ना सहकर और बहुत ज्यादा उनका उपयोग करने से ऐसे जीव जंतु यहाँ समाप्त होने लग गए हैं। पर्यावरण प्रकोप चालू हो गया। आप कई जगह देखेंगे कि वो बाढ़ का क्षेत्र नहीं था, परंतु वहां तेजी से आप बाढ़ आने लग रही है या सूखा पड़ने लग रहा है। वो जैसे हमारा छत्तीसगढ़ ही है। छत्तीसगढ़ हमारा बहुत ज्यादा धान की खेती अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती, परंतु वर्तमान में हमारा छत्तीसगढ़ सूखा ग्रस्त होता चला जा रहा है। जबकि वही हम राजस्थान को देखते थे, जिसको हम ये कहते थे कि वहां वर्षा कम होती है, अब वहां इतनी बाढ़ आती है कि कार भी बहने लग जाती है। तो पर्यावरणीय प्रकोप हो गई। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या तेजी से बढ़ने लग गई है। इसका क्या कारण हुआ? खाद्य की कमी आने लग गई। और निर्वनीकरण तो हर सारे क्रियाकलापों में सबसे पहले असर वनों पर हुआ है। वनों को ही काटकर कृषि कार्य किया गया, वनों को ही काट के उद्योग स्थापित किए गए, वनों को ही काट के नगर स्थापित किए गए। अब बचाव के क्या क्या उपाय हैं? संसाधन संरक्षण, चाहे वो जल का संरक्षण हो, चाहे मृदा का संरक्षण हो, हमको हर इसमें संसाधन संरक्षण आवश्यक है। संपोषित विकास मतलब दूर तक स्थायित्व के साथ हम विकास करें। ऐसा नहीं है कि हम आज ही आज उस संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर लें और आगे की पीढ़ी के लिए वो संसाधन समाप्त हो जाए। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण हमारे लिए तापमान कम करने के लिए, हमारे को ऑक्सीजन लेने के लिए, हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। आपदा प्रबंधन, हम देख रहे हैं कि कहीं अगर बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है या बहुत ज्यादा सूखा हो रहा है, तो उसका हमको बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है कि आज तो हमारे पास बाढ़ आ गई और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, परंतु जब ग्रीष्म ऋतु आएगी तो पानी की कमी हो जाती है उन्हीं क्षेत्रों पे जहां बाढ़ आ गई रहती। तो ये आपदा प्रबंधन में सब चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी, जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस क्षेत्र में बढ़ने लगेगी। तो जनसंख्या वृद्धि की दर में भी कमी होनी चाहिए। ये खास करके विकासशील देशों में ये समस्या ज्यादा देखने में आती है। प्रौद्योगिकी के विकल्पों और त्रुटि रहित उपाय, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें नुकसानदायक ना हो, ऐसे हमको नए तकनीकी साधनों का प्रयोग करना चाहिए या नए उपयोगों का नए तकनीकी का, नए सामानों का, नए यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। जीवन पद्धति में संतुलन, हमको अपनी जीवन पद्धति में भी संतुलन बना के रखना चाहिए। हमको ऐसा नहीं है कि हमको हर इसमें हमको बिना एसी के हम सुबह से लेकर रात तक नहीं रह सकते या बिना हम लाइट के सुबह से लेकर रात तक नहीं रह सकते। हमको कुछ ना कुछ ये बैलेंस बना के रखना चाहिए। तो अपनी जीवन पद्धति में भी हमको सुधार करना चाहिए। हमको जिस तरह से लोग वाहनों का प्रयोग करते हैं, वाहनों की इसमें भी आप उस तरह से संख्या में कमी करना चाहिए और पर्यावरण नियमों का निर्माण और पालन करना चाहिए। पर्यावरण नियमों का अगर निर्माण और पालन होगा, खास करके औद्योगिक क्षेत्रों के द्वारा, तो हम देखेंगे कि बहुत सारी समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी, सुलझ नहीं जाएंगी, सब समस्याएं कम हो जाएंगी। तो इन सब उपाय
उपायों के जरिए हम मानव पर्यावरण जो बैलेंस है, अंतर संबंध है, संसाधनों और पर्यावरण का जो बैलेंस है वो हम बता सकते हैं। आगे धन्यवाद। अब आप नेक्स्ट इसमें संसाधनों का वर्गीकरण देखेंगे। धन्यवाद।